सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और उसको हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आया जी एक्स। ठीक है, अगर हमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया एफ एक्स को और वो आया जी एक्स, देन अगर जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा एफ एक्स। ठीक है, चलो तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स के बराबर है तो उसी जी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो एफ एक्स के बराबर आएगा। लेकिन मोस्टली हम लोग देखते हैं क्या कि इनडेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है उसमें इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यही समझना है ये सी क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 2x को इंटीग्रेट किया जाएगा देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज मैंने क्या बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता फिर भी उसका डिफरेंशिएशन 2x ही आता। अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता फिर भी उसका डिफरेंशिएशन 2x ही आता। बेसिकली वी कैन से डेट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, कोई भी एक कांस्टेंट आता तो उसका डिफरेंशिएशन 2x ही आता। इसीलिए मैंने बोला कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि 2x का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो एक्स स्क्वायर आया है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का किया है डिफरेंशिएट। इसलिए हमने बोला कि 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ताकि हम लोग ये बोल सकें कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x के बराबर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके। अभी हमें क्या समझना है कि सपोज इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट इज इक्वल टू जी एक्स है तो हमें पता है कि अगर इस जी एक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा तो वो आएगा एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, ये जो एस का जैसा कुछ लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है ये। अब ये जो जी एक्स एक फंक्शन आया, इस जी एक्स फंक्शन का एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड इसका मतलब क्या है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको इंटीग्रैंड बोलेंगे। उसके बाद ये जो dx है इसको बोला जाता है डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा भी बोल सकते हैं।
अभी यहाँ पे जो एफ एक्स है मेरा, इस एफ एक्स को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, या बोला जाएगा एंटी डेरिवेटिव। सिमिलरली ये जो लास्ट में सी बचता है हमारे पास, इस सी का नाम दिया गया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो अभी ये लाइन फिर से हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया, जीएक्स को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या मिला था, एफ एक्स प्लस सी। अब ये जो एफ एक्स प्लस सी मिलता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। इसका मतलब क्या है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा हमारा। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो ये हम लोग जानते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सी को मैंने क्या बोला, दिस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व, और वो कर्व का नाम क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। कैसे ऐसा बोला जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ बनाया जाए। सोचो जब कांस्टेंट 0 होगा, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर सोचो कांस्टेंट 0 होगा, जब कांस्टेंट 0 होगा तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, एग्जैक्टली ओरिजिन से पास करता है। जब हम लोग कांस्टेंट को 1 रख देंगे तो हमारे पास किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है। अगर हम लोग c को 2 ले लें तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का कुछ, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये पास किससे करेगा, 0,2 से, तो एक्स स्क्वायर से 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग c को -1 ले लेंगे तो किसका ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पास करेगा 0,-1 से। इसी तरह अगर हम लोग -2 ले लें तो किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ, ये पास किससे करेगा, 0,-2 से। तो इससे हमें क्या पता चला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे एक फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है, और सारे पैराबोला एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एफ एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर कर्व्स, तो हम लोग बोलेंगे गलत है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। वो हमें यहां से एग्जैक्टली दिख रहा है। तो हमने क्या देखा, जो भी एक फंक्शन होता है इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है वो हमने सीख लिया, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर भी वो जी एक्स ही आएगा, ठीक है, और एफ एक्स का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जी एक्स ही आएगा। सिमिलरली इसमें किस टर्म को क्या बोला जाता है वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जो एफ एक्स प्लस सी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमने बोला फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एग्जांपल 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, तो ये क्या आ जाएगा x³ प्लस
सी, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस सी का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आने वाला है 3x², इसीलिए 3x² का इंटीग्रेशन किया तो आया एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस सी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमने बोला ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, y एक्सिस x एक्सिस। उसके बाद मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ सबको पता होगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अभी सोचो ये पास किससे कर रहा है, 0,0 से। अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ आएगा। इस बार क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ ये बनेगा, ये आ गया मेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 का ग्राफ, ये पास करेगा 0,1 से, ये पास करेगा 0,2 से, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वो पास करेगा किससे, 0,-1 से, और ये वाइट वाला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। तो ये फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फैमिली ऑफ ए पैरेलल कर्व्स, ठीक है। इस कर्व का बेसिकली कोई नाम नहीं है तो इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, ठीक है।